प्रिय विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध EFM राजकीय शाकंबर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबर लेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज के ई लेक्चर में विद्यार्थियों में आज का ई लेक्चर BCom प्रथम वर्ष EFM सब्जेक्ट के पेपर व्यावसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स और MCom प्रीवियस EFM के पेपर आर्थिक विश्लेषण के विद्यार्थियों के लिए तैयार किया है। आज के ई लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं व्यापार चक्र यानी ट्रेड साइकिल्स के बारे। अब सबसे पहले व्यापार चक्र के बारे में हमें पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि व्यापार चक्रों का क्या अर्थ होता है। व्यापार चक्र का क्या अर्थ होता है? तो सामान्यतः हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो चक्रीय उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे संपन्नता और मंदी, ये चक्रीय उतार चढ़ाव एक के बाद एक आते रहते हैं और सामान्यतः हम इन्हें ही व्यापार चक्र कहते हैं। व्यापार चक्र का अगर हम अर्थ समझना चाहें तो व्यापार चक्र का अर्थ है व्यापार चक्र यानी आर्थिक क्रिया, उत्पादन, रोजगार, मूल्यों आदि में चक्राकार या चक्रीय उतार चढ़ाव यानी चक्रीय उच्चावचन, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। और व्यापार चक्रों के अंतर्गत मौसमी उतार चढ़ाव यानी सीजनल फ्लक्चुएशंस, यदा कदा उतार चढ़ाव, रैंडम फ्लक्चुएशंस और दीर्घकालीन उतार चढ़ाव यानी सेकुलर फ्लक्चुएशंस, इन सब से व्यापार चक्र भिन्न होते हैं। क्योंकि व्यापार चक्र होने के लिए ये आवश्यक है कि ये जो परिवर्तन हो वो चक्रीय हो यानी चक्राकार हो, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन हो और ये परिवर्तन नियमित रूप से नियमित समय अंतरों पर हों। इसलिए व्यापार चक्र की परिभाषा में मौसमी उतार चढ़ाव, यदा कदा उतार चढ़ाव, दीर्घकालीन उतार चढ़ाव ये सब नहीं आते। व्यापार चक्र यानी आर्थिक क्रिया, उत्पादन, रोजगार, मूल्यों आदि में चक्राकार उतार चढ़ाव यानी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। इसके बाद हम व्यापार चक्रों का अर्थ समझने के बाद हम व्यापार चक्र की परिभाषा यदि देखें तो व्यापार चक्र की परिभाषा कीन्स ने दी है। कीन्स के अनुसार व्यापार चक्र का अभिप्राय एक आने वाले अच्छे व्यापार की अवधि जिसकी विशेषताएं हैं बढ़ती हुई कीमतें और बेरोजगारी का न्यून स्तर, और बुरे व्यापार की अवधि जिसकी विशेषताएं हैं गिरती हुई कीमतें व बेरोजगारी का ऊंचा स्तर से लगाया जाता है। यानी कीन्स के अनुसार व्यापार चक्र का अभिप्राय एक आने वाले अच्छे व्यापार की अवधि जिसकी विशेषताएं हैं बढ़ती हुई कीमतें और बेरोजगारी का न्यून स्तर, और बुरे व्यापार की अवधि जिसकी विशेषताएं हैं गिरती हुई कीमतें व बेरोजगारी का ऊंचा स्तर से लगाया जाता है। ये तो हुई व्यापार चक्र की परिभाषा कीन्स की। इसके पश्चात हम व्यापार चक्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो व्यापार चक्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली जो विशेषता व्यापार चक्रों की होती है वो होती है निश्चितता और नियमितता यानी सर्टेनिटी और रेगुलरिटी। क्योंकि जो व्यापार चक्र होते हैं, ट्रेड साइकिल्स होती हैं, वो एक निश्चित समय के बाद एक निश्चित समय के पश्चात वो नियमित रूप से आते रहते हैं। उनमें सर्टेनिटी और रेगुलरिटी होती है और अध्ययन से ज्ञात भी हुआ है कि तेजी के बाद मंदी तथा मंदी के बाद तेजी ये आते रहते हैं और ये क्रम 7 से 10 वर्ष बाद आता रहता है।
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि व्यापार चक्रों में एक नियमितता होती है, एक निश्चितता होती है, सर्टेनिटी एंड रेगुलरिटी होती है। पहले विस्तार का समय आता है, फिर संकुचन, फिर विस्तार, इस प्रकार से एक के बाद एक ये आते रहते हैं। तीसरी जो विशेषता है व्यापार चक्रों की वो है समक्रमिकता यानी साइंक्रोनिज्म। यानी व्यापार चक्रों की जो तीसरी विशेषता है वो है समक्रमिकता। समक्रमिकता का मतलब है कि व्यापार चक्र जो होते हैं प्रायः सभी उद्योग एवं व्यवसाय को एक साथ एक ही प्रकार से प्रभावित करते हैं। यानी जब तेज़ी का समय होता है, जब बूम का समय होता है, तो सभी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि तेज़ी हमें दिखती है, और जब मंदी का समय होता है तो हमें सभी क्षेत्रों में मंदी दिखती है। हम इसके दो कारण देख सकते हैं कि क्या कारण है समक्रमिकता की। पहला तो है कि जो है प्रत्येक जो उद्योग, अधिकांश उद्योग एवं अधिकांश व्यवसाय एक दूसरे से संबंधित है, अतः एक में परिवर्तन का दूसरे पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। और दूसरा कारण इसका है मनोवैज्ञानिक। यानी अगर एक उद्योग व व्यवसाय में मंदी आती है तो अन्य व्यवसायों में लगे व्यक्तियों को भी वो भी सतर्क हो जाते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि समक्रमिकता इसकी तीसरी विशेषता। चौथी जो इसकी विशेषता है कि सभी उद्योगों व व्यवसायों पर समान प्रभाव नहीं होता। प्रभाव तो होता है लेकिन समान प्रभाव हो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम देख सकते हैं उदाहरण के लिए कि जैसे जो पूंजीगत वस्तुओं की उत्पादन करने वाले उद्योगों पर मंदी का उपभोक्ता उद्योगों की तुलना में अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी जो पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन करने वाले उद्योग हैं उन पर मंदी का प्रभाव उपभोक्ता उद्योगों की तुलना में अधिक बुरा पड़ता है। पांचवा जो इसकी विशेषता वो है कि मूल्यों तथा उत्पादन की मात्रा में एक ही दिशा में परिवर्तन। मूल्यों तथा उत्पादन का एक दिशा में परिवर्तन होना। यानी व्यापार, इसके में क्या होता है कि व्यापार चक्रों के कारण मूल्यों तथा उत्पादन की मात्रा में हम देखते हैं कि एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे तेजी के समय क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ते हैं और उत्पादन भी बढ़ता है, और तेज़ी के समय, लेकिन मंदी के समय मूल्यों में कमी होती है और उत्पादन में भी कमी होती है। तो तेज़ी के समय तो क्या होता है कि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है और उत्पादन में भी वृद्धि होती है, और मंदी के समय मूल्यों में कमी होती है और उत्पादन में कमी होती है। छठी विशेषता है कि ये दूसरे देशों में भी फैल जाता है, क्योंकि इसकी प्रकृति अंतर्राष्ट्रीय होती है, और व्यापार चक्र एक देश से प्रारंभ होता है तो धीरे धीरे वो पूरी दुनिया में भी फैल सकता है। विश्व के जो सभी देश हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? विदेशी व्यापार के जरिए। और अगर एक देश में मंदी आती है या एक देश में तेज़ी आती है तो इस तरह से वो दूसरे देश में भी आ जाती है, दूसरे देश में भी फैल जाती है। सातवां जो इसका विशेषता है वो है कि मूल्यों तथा उत्पादन की मूल्यों की स्थिति, मूल्यों पर प्रभाव। सातवीं विशेषता मूल्यों की स्थिति यानी मूल्यों पर प्रभाव। अब व्यापार चक्रों का मूल्यों पर प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है, और ये प्रभाव एक जैसा हो सभी मूल्यों पर, ऐसा भी नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो। कृषि पदार्थों पर अधिक प्रभाव पड़ता है, अधिक परिवर्तन होते हैं कृषि पदार्थों में, क्योंकि कृषि वस्तुओं के जो मूल्य होते हैं वो अधिक लोचदार होते हैं, जबकि जो निर्मित माल है उसके मूल्यों पर प्रभाव कम पड़ता है व्यापार चक्रों का। किसकी अपेक्षा? कृषि पदार्थों की अपेक्षा। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रभाव मूल्यों पर पड़ता है व्यापार चक्रों का। इस प्रकार से हमने व्यापार चक्रों की विशेषताएं देखी। पहली विशेषता निश्चितता और नियमितता, फिर समक्रमिकता यानी सिंक्रोनिज्म,
चौथी, सभी उद्योगों व व्यवसायों पर समान प्रभाव नहीं होना। पांचवा, मूल्यों तथा उत्पादन का एक ही दिशा में परिवर्तन होना। छठा, दूसरे देशों में भी फैल जाना। सातवां, मूल्यों पर प्रभाव। अब हम व्यापार चक्रों की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हमें व्यापार चक्रों की अवस्थाओं को समझना पड़ेगा कि व्यापार चक्रों की 5 अवस्थाएं होती हैं। व्यापार चक्र की अवस्थाएं, व्यापार चक्र की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है मंदी की, यानी डिप्रेशन। अब व्यापार चक्र कहाँ से प्रारंभ होता है हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, लेकिन हम अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसको मंदी से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहली जो अवस्था है वो मंदी की है। तो मंदी में क्या क्या होता है? मंदी में क्या होता है? उत्पादन में कमी होती है, रोजगार में कमी होती है, विनियोग में कमी होती है, मूल्यों में कमी होती है, श्रमिकों की मजदूरी में कमी होती है, आंतरिक व्यापार में कमी होती है, विदेशी व्यापार में कमी होती है और बैंक ऋणों की वसूली नहीं हो पाती। मंदी में समाज में निराशा का वातावरण फैल जाता है। मंदी में एक तो वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं और व्यवसायी हैं, उत्पादकों और व्यवसायियों के पास जो माल का स्टॉक है वो जमा होने लगता है और उत्पादन कम होता है, रोजगार कम होता है, विनियोग में कमी आती है, मूल्यों में कमी आती है और कई व्यवसाय असफल हो जाते हैं। वे बैंकों का जो ऋण है उसको वो चुका नहीं पाते, इसलिए बैंकों की वसूली नहीं हो पाती ऋणों की, और इस कारण से कई बैंक भी मंदी में असफल हो सकते हैं, असफल हो जाते हैं। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि मंदी की विशेषताएं क्या हैं। अब हम मंदी की विशेषताएं देखेंगे। तो मंदी की विशेषताएं हैं कि पहला कि उत्पादन में कमी, रोजगार में कमी होती है, विनियोग में कमी होती है, मूल्यों में कमी होती है और व्यवसाय निष्क्रिय हो जाते हैं, व्यवसाय असफल हो जाते हैं। यानी पहला हम कह सकते हैं कि विनियोग और उत्पादन की मात्रा में कमी। दूसरा, रोजगार एवं आय स्तर में कमी। तीसरा, हम देखते हैं कि वस्तुओं के मूल्यों में कमी। चौथा, श्रमिकों की मजदूरी और जो साहसियों को जो लाभ प्राप्त होते हैं उनमें कमी होती है। फिर पूंजी की जो ब्याज दरें हैं वो पहले की तुलना में कम हो जाती हैं और कई उद्योग, व्यवसाय, बैंक, बीमा कंपनियां असफल हो जाते हैं। कई उद्योग व व्यवसाय बंद हो जाते हैं। देश के आंतरिक व्यापार और के साथ साथ विदेशी व्यापार की मात्रा भी बहुत घट जाती है। ये मंदी की कुछ प्रमुख विशेषताएं। मंदी की अवस्था के पश्चात जो दूसरी अवस्था है वो है पुनरुत्थान यानी रिकवरी की। तो पुनरुत्थान की अवस्था का अब हम अध्ययन करेंगे। समाज में मंदी की अवस्था अर्थव्यवस्था में कुछ समय तक बनी रहती है, उसके पश्चात पुनरुत्थान की अवस्था हम देखते हैं शुरू हो जाती है। मंदी की अवस्था की तुलना में पुनरुत्थान की अवस्था अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी होती है। अब क्या होता है कि मंदी की अवस्था में वस्तुओं के मूल्य अपने न्यूनतम स्तर पर हम देखते हैं कि वस्तुओं के मूल्य कम हो जाते हैं। अब क्या होता है, जब पुनरुत्थान की अवस्था प्रारंभ होती है तो मंदी के समय उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति क्या होती है, कम हो जाती है। इसके बाद क्या होता है, पुनरुत्थान की अवस्था में उपभोक्ता वस्तुओं की मांग जो कम हो गई थी मंदी में, अब वो फिर से सामान्य स्तर पर आने लगती है और जैसे मांग बढ़ती है तो उसके पश्चात मूल्यों में वृद्धि होती है। मूल्यों की में वृद्धि होने से
क्या होता है, उत्पादकों को, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनको उत्पादन बढ़ाने का प्रोत्साहन मिलता है, जिससे उत्पादन बढ़ता है, जिससे रोजगार बढ़ता है और विनियोग बढ़ता है, और बैंक भी ऋण देना पुनः शुरू कर देते हैं, मतलब ऋण की आसान शर्तों पर ऋण देना शुरू कर देते हैं और ऋण में वृद्धि करना शुरू कर देते हैं ऋणों में। और सरकार ने जो सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कई कार्य, जनहित कार्य, उनसे भी रोजगार एवं उत्पादन की स्थिति में सुधार होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो दिशा है वो बदल जाती है और एक नया क्रम शुरू हो जाता है, जिसमें मांग, मूल्य, उत्पादन, विनियोग और रोजगार में वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि का क्रम शुरू हो जाता है। अब पुनरुत्थान की क्या विशेषताएं होती हैं? तो पुनरुत्थान की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला तो क्या है कि उत्पादन, रोजगार और आय स्तर में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, मूल्य स्तर में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, मजदूरी में, लाभों में, इनमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है, बैंक ऋणों में वृद्धि होती है, नए विनियोजनों में वृद्धि होती है। इस प्रकार से ये पुनरुत्थान की विशेषता है। अब जो तीसरी अवस्था है व्यापार चक्रों की, वो है पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट। पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट। अब पूर्ण रोजगार से क्या अर्थ है? पूर्ण रोजगार यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति होती है वो एक प्रकार की आदर्श अवस्था कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन के सभी साधनों का पूर्ण उपयोग होने लगता है। और इसलिए इस अवस्था में हम देखते हैं कि यहाँ पे मूल्यों में, श्रमिकों की मजदूरियों में, उत्पादन में और आय में, सभी में स्टेबिलिटी, स्थायित्व आ जाता है और बेरोजगारी नहीं रहती। समाज में ऐच्छिक बेरोजगारी व संघर्षात्मक बेरोजगारी के अलावा अन्य और कोई बेरोजगारी नहीं होती है और जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो अपने अनुकूलतम स्तर पर आ जाती हैं और स्थायी पूंजी के रूप में विनियोग बढ़ जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूर्ण रोजगार की अवस्था एक आदर्श अवस्था है। पांचवी जो अवस्था है वो है तेजी यानी बूम की अवस्था। तो जो बूम की अवस्था यानी तेजी की अवस्था है, अब यदि हम देखें किसी अर्थव्यवस्था में, किसी इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार की अवस्था पर पहुंचने के बाद भी यदि विनियोग बढ़ता रहता है तो इससे क्या होता है कि वास्तविक उत्पादन, जो एक्चुअल हमारा प्रोडक्शन है, वो तो बढ़ता नहीं है, बल्कि मूल्यों में और अधिक वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है कि व्यापार और उद्योगों में अधिक मात्रा में विनियोजन होने लगता है, जिससे यहां पर पूर्ण रोजगार के बजाय अब अत्यधिक रोजगार की स्थिति हो जाती है। अत्यधिक रोजगार यानी ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट यानी अत्यधिक रोजगार की स्थिति हो जाती है और अत्यधिक रोजगार की स्थिति में नौकरियों के स्थान जो होते हैं वो काम चाहने वालों से अधिक होते हैं। अब इससे क्या होता है कि धीरे धीरे मजदूरी व उत्पादन लागतों में भी वृद्धि होती है। अब इससे क्या होता है कि मजदूरी की तुलना में मूल्यों में अधिक वृद्धि होती है। उससे क्या होता है कि हमारी जो मौद्रिक मजदूरी है वो तो बढ़ जाती है, लेकिन जो वास्तविक मजदूरी है, वास्तविक मजदूरी वो उतनी, जो वास्तविक मजदूरी है वो घट जाती है। यानी मूल्यों की तुलना में मजदूरी में कम वृद्धि होने के कारण वास्तविक मजदूरी में कमी हो जाती है, तो वास्तविक मजदूरी घट जाती है।
मूल्य बढ़ने से व्यापारियों व उद्योगपतियों के लाभ बढ़ जाते हैं, जिससे और अधिक विनियोजन को यहाँ पे प्रोत्साहन मिलता है। अब तेज़ी की अवस्था की विशेषताएं क्या हैं? तो तेज़ी की अवस्था की निम्न विशेषताएं हैं। पहली विशेषता क्या है कि सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है और विनियोग की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होती है। ऊंचे लाभ और ऊंचे व्यय होना, बैंकों द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऋण दिया जाता है, व्यापारियों में अत्यधिक आशा की प्रवृत्ति पाई जाती है, बहुत सारे नए उद्योग व व्यापारों प्रारंभ होते हैं, यहाँ पे श्रम संघों की कार्रवाइयों का भी विस्तार होता है। इस प्रकार से ये तेजी की अवस्था की कुछ विशेषताएं थी। इसके पश्चात जो पांचवी अवस्था आती है वो है अवरोध यानी रिसेशन। पांचवी अवस्था जो हमने देखा कि जो तेजी की अवस्था है वो लंबे समय तक नहीं बनी रह सकती, क्योंकि तेजी की अवस्था में स्वयं के विनाश के बीज निहित होते हैं और उसके बाद अवरोध की अवस्था आ जाती है, क्योंकि उत्पादन में निरंतर वृद्धि और मूल्यों के बढ़ते जाने के कारण क्या होता है कि वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, उत्पादकों का व्यय बढ़ जाता है और हमने देखा कि उत्पादन में निरंतर वृद्धि और मूल्यों के बढ़ते जाने के कारण वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। इससे उत्पादकों का व्यय बढ़ जाता है और मूल्यों में वृद्धि होने से ब्याज दरें, किराया, मजदूरी आदि भी बढ़ जाती हैं। उत्पादकों का व्यय बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, व्यापारियों के और उद्योगपतियों के लाभ कम हो जाते हैं, घट जाते हैं। इससे क्या होता है कि अब नवीन पूंजी का विनियोजन बंद हो जाता है और बैंक भी सतर्क हो जाते हैं, वो ऋण कम देने लगते हैं। इस सब से क्या होता है कि उत्पादन कम हो जाता है, उत्पादन कम होने लगता है और विनियोजन में भी कमी होने लगती है और लोग भी भविष्य के प्रति संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। अब अवरोध की अवस्था की कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या हैं कि यहाँ क्या होता है कि मजदूरी, लागतें एवं मूल्य, यहाँ पे क्या होता है कि उत्पादन, आय, विनियोग तथा रोजगार घटने लगते हैं। बैंकों द्वारा ऋणों की शर्तें कठोर कर दी जाती हैं, ऋणों में कमी होने लगती है और साहसियों में भविष्य के प्रति भय, संकोच व शंका उत्पन्न हो जाती है। नवीन योजनाओं को त्याग दिया जाता है, अधूरी योजनाओं को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर मूल्य भी गिरने लगते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि व्यापार चक्रों की 5 विशेषताएं हैं। 5 विशेषता नहीं, 5 अवस्थाएं हैं। 5 अवस्थाएं, पहली अवस्था है मंदी की, दूसरी पुनरुत्थान की, तीसरी पूर्ण रोजगार की, चौथी तेजी की और 5वीं अवरोध की। और हमने देखा कि व्यापार चक्रों की विशेषताएं क्या हैं। तो पहली है निश्चितता और नियमितता, तीसरी संक्रमिकता, चौथी सभी उद्योगों व व्यवसायों पर समान प्रभाव न होना, सभी उद्योगों व व्यवसायों पर समान प्रभाव नहीं होना, मूल्यों तथा पांचवा मूल्यों तथा उत्पादन का एक दिशा में परिवर्तन होना, छठा दूसरे देशों में भी फैल जाना, सातवां मूल्यों पर प्रभाव। इस प्रकार से हमने व्यापार चक्र की परिभाषा भी देखी जो कीन्स ने दी है। हमने देखा व्यापार चक्रों का अर्थ क्या है। व्यापार चक्र यानी
आर्थिक क्रिया, उत्पादन, रोजगार, मूल्यों आदि में चक्राकार उतार चढ़ाव, इसमें मौसमी उतार चढ़ाव यानी सीजनल फ्लक्चुएशंस, यदा कदा उतार चढ़ाव यानी रैंडम फ्लक्चुएशंस, दीर्घकालीन उतार चढ़ाव यानी सेकुलर फ्लक्चुएशंस शामिल नहीं होते। व्यापार चक्र इन सब से भिन्न होते हैं। और हमने देखा क्योंकि व्यापार चक्रों के लिए उतार चढ़ाव चक्रीय होने चाहिए, जो उच्चावचन है फ्लक्चुएशन साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस होने चाहिए, जो नियमित हों और नियमित समय अंतरों पर हों। इस प्रकार से आज की ई लेक्चर में हमने व्यापार चक्रों का अध्ययन किया। तो विद्यार्थियों, आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। आज की लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।